तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम उस पैलेस की छत को भूकंप के झटके से गिरता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर जिन मिस को उठाकर बाहर भागने लगता है। जहां जाते हुए मिस को एहसास होता है कि जिन बुरा इंसान नहीं है। अब जब जिन मिस को बाहर लेकर पहुंचता है तभी उनकी तरफ एक तीर आता है, पर जिन मिस को उससे बचा लेता है और देखता है कि वो तीर और किसी ने नहीं बल्कि डैनियल ने चलाया था, जो अपने बेटे जेकब के बारे में पूछने लगता है। जिस पर जिन कहता है कि वो तो शायद अंदर ही दबकर मर गया होगा। ये सुनकर डैनियल को गुस्सा आ जाता है और वो अपना तीर उसकी तरफ करता है। तभी आसमान से बिजली डैनियल के ऊपर आके गिर जाती है, जिसकी वजह से वो सीधा खाई में गिर जाता है। अब तेजी से बिजली को गिरता देख जिन मिस को लेकर आगे भागने लगता है, जहां एक जगह मिस अपने पूर्वज के महल के टूटने की वजह से रोने लगती है। तभी वहां शेन भी आ जाता है। उसी वक्त जिन मिस से एक जगह आने को कहता है जो उसके अकॉर्डिंग बिजली से सेफ थी, पर तभी उसकी तरफ बहुत सारी बिजली गिरने लगती है और एक बिजली उसके ऊपर भी गिर जाती है, जिसे देखकर शेन कहता है कि शायद इस बेवकूफ का मरना ऐसे ही लिखा था। उसी वक्त जिन फिर से उठ खड़ा होता है और उसे कुछ भी नहीं हुआ था, जिसे देखकर मिस भी बहुत खुश हो जाती है। अब जिन को जिंदा देख शेन हैरान हो जाता है। साथ ही मिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि सारी बिजली जिन की तरफ ही क्यों जा रही है, जिससे उसे कुछ हो भी नहीं रहा। अब ये जानकर मिस जिन से उसकी फैमिली की मदद करने को कहती है, जिसके बदले में जिन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे कहीं जाना है, तो तुम भी अपने घर चली जाओ। आगे जिन एक जगह बैठ जाता है जहां उस पर लगातार बिजली गिर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। साथ ही उसे ये बिजली कुछ अलग सी लगती है। तभी उसे आसमान में से एक रोशनी चमकती हुई दिखती है। उसी समय जेनी नाम की एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी उससे आकर टकरा जाती है। दूसरी तरफ मिस भी जिन की फिक्र कर रही थी। अगली सुबह जब जेनी को होश आता है तो वो जिन से उसके कपड़े ढूंढने को कहती है, क्योंकि उसके कपड़े जंगल में कहीं खो गए थे। जिस पे जिन कहता है कि इतने घने जंगल में तुम्हारे कपड़े कैसे मिल पाएंगे। तभी वो देखता है कि जेनी उसके कपड़ों की तरफ देख रही थी। ये देखकर वो जेनी को कहता है कि मैं तुम्हें अपने कपड़े नहीं दूंगा, पर जेनी के रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है और उसे अपने कपड़े दे देता है। आगे जेनी जिन को कहती है कि मैं यहाँ डेविल के मकबरे में कुछ ढूंढने आई हूँ, पर कल रात में लाइटनिंग फील्ड ट्रैप में फंस गई थी। ये सुनकर जिन को भी लगता है कि कल इसी की वजह से उसके ऊपर बिजली गिर रही थी और शायद गोल्डन स्क्रोल ने उसे बचा लिया था। इसके बाद जेनी जिन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पे जिन वही टेलीपोर्टेशन वाली बात सोचता है, लेकिन सच ना बताते हुए कहता है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ। साथ ही उससे पूछता है कि इस जगह का नाम तो कुछ और है, तो तुम इसे डेविल का मकबरा क्यों कह रही हो। जिस पर जेनी कहती है कि ये जगह बहुत पुरानी है और कई लोगों का मानना है कि यहाँ पर खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं। ये सुनकर जिन कहता है कि तुम ऐसी खतरनाक जगह पर क्या ढूंढने आई हो, तो जेनी उसे बताती है कि मैं एक हेवेनली बुक ढूंढने आई हूँ, जिसके अंदर कल्टीवेशन का सबसे हाईएस्ट वे है। ये सुनकर जिन को लगता है कि कहीं वो बुक गोल्डन स्क्रोल ही तो नहीं, इसलिए वो जेनी से उस बुक के लुक्स के बारे में पूछता है। जिस पर जेनी उसे बताती है कि वो एक गोल्डन कलर के स्क्रोल जैसी दिखती है। ये जानकर जिन हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि वो वही स्क्रोल है जो उसके अंदर चला गया है, इसलिए वो जेनी को वहां रुकने का कहकर कहीं चला जाता है। ये देखकर जेनी को भी थोड़ा शक होता है। आगे हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उस गोल्डन स्क्रोल द्वारा जिन को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, जिसे देखकर जिन भी हैरान था। थोड़ी देर बाद वहाँ जेनी आती है और जिन को कल्टीवेट करता देख कहती है कि तुम्हें अपनी मेथड को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो जिन भी चेंजेस कर लेता है, जिसके बाद वो और तेजी से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से जेनी के आसपास तेज तेज हवा चलने लगती है और वो जिन के आसपास बहुत सारी एनर्जी को देखती है, लेकिन उसे लगता है कि यहाँ के लोग बहुत ताकतवर है। इसके बाद जेनी जिन से पूछती है कि तुम इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिस पे जिन कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन जिन को उस एनर्जी के बारे में ज्यादा नहीं पता था। इसलिए जेनी जिन को बताती है कि कल्टीवेशन के 5 लेवल होते हैं, जिसमें तुम सेकंड स्टेज यानी स्पिरिचुअल लेवल पर हो, जिसको पार करने के लिए तुम्हें अर्थ और हेवन का ऑरा एब्जॉर्ब करना सीखना पड़ेगा, जो तुम्हारी बॉडी को साफ करेगा। तो जिन जेनी से पूछता है कि मैं ये ऑरा एब्जॉर्ब कैसे करूं, जिस पे जेनी कहती है कि इसके लिए तुम्हें ध्यान लगाना होगा, पर तुम्हें तो ये बात पहले से ही पता होनी चाहिए क्योंकि तुम सेकंड लेवल पर हो। तो जिन कहता है कि मैं एक जीनियस हूँ, मुझे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे जिन को कपड़े ना होने की वजह से ठंड लगने लगती है, इसलिए
वो आग जला लेता है। जहाँ रात में वो जेनी से पूछता है कि क्या कोई ऐसा है जिसने गैलेक्सी को पार करा हो, तो जेनी इसके लिए मना करती है। तो जिन कहता है कि मैं ऐसा पहला इंसान बनूंगा जो गैलेक्सी को जरूर पार करेगा। अगली सुबह जिन कहीं से कुछ कपड़े ले आता है, जिसपे जेनी उससे बोलती है कि आसपास तो बस माउंटेन्स हैं, तो तुम ये कपड़े कहाँ से लाए। ये सुनकर जिन कहता है कि तुम्हारे सोने के बाद मैं बहुत दूर जाके ये कपड़े लाया हूँ। तभी वहाँ पर एक भाई बहन जिनका नाम रोजी और इवान था, अपने साथियों के साथ चोर चोर चिल्लाते हुए वहाँ आ जाते हैं। ये सुनकर जिन अपने आसपास चोर को ढूंढने लगता है ताकि वो जेनी के सामने हीरो बन सके। पर रोजी बोलती है कि तुम ही चोर हो जो सुबह सुबह टेंट के बाहर से मेरे कपड़े ले आया, साथ ही तुमने मेरे टेंट में भी झांका था। अब दो सिपाही जिन को घेर लेते हैं। तो जिन कहता है कि मुझे कपड़ों की जरूरत थी, इसलिए मैंने इसे बस बोरो करा है। जिस पर इवान कहता है कि तुम गंदे इंसान हो, क्योंकि कोई लड़का लड़की के कपड़े क्यों चुराएगा। ये सुन के जिन जेनी से मदद मांगता है, तो जेनी उन सबको बताती है कि ये एक गलत फहमी है, कल रात मेरे कपड़े फट गए थे, इसलिए ये मेरे लिए कपड़े लाया होगा। तभी जिन रोजी के कपड़े सूंघ कर कहता है कि ये तो बड़े गंदे हैं। ये देखकर रोजी गुस्से में वो कपड़े फाड़ देती है और जिन को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर जिन उसे आसानी से दूर धकेल देता है। अब जिन की पावर देखकर इवान कहता है कि तुम तो इतनी जल्दी स्पिरिचुअल लेवल पर भी पहुंच गए, यानी तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो। लेकिन रोजी इस बात पर एग्री नहीं करती। इसके बाद इवान जिन से कहता है कि ये मेरी छोटी बहन है, इसलिए इसकी बात का बुरा मत मानो। साथ ही वो उससे बोलता है कि हम एक दूसरे शहर में जा रहे हैं और हमें बॉडीगार्ड की जरूरत है, तो क्या तुम ये काम करोगे। ये सुनकर जिन जेनी से इस बारे में पूछता है, तो जेनी भी साथ चलने के लिए मान जाती है। आगे रास्ते में इवान जिन को कहता है कि मैं और मेरे अलावा 4 और फैमिली एक खास चीज की तलाश में निकले थे, जिसे हमने हासिल कर लिया है, पर इसकी वजह से हमारे कई अच्छे योद्धा भी मारे गए हैं, जिसे मौका बनाकर बाकी फैमिलीज हमसे ये ट्रेजर छीनना चाहती है। पर मैं खुश हूँ कि मुझे आज तुम मिल गए और तुम्हारी मदद के बदले हम तुम्हें कुछ रिवॉर्ड्स भी देंगे। ये सुनकर जिन वहाँ बैठी रोजी और जेनी के ऊपर इम्प्रेशन जमाने के लिए कहता है कि मैं ये सब रिवॉर्ड के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो सबकी मदद करना पसंद है। आगे इवान एक जगह जाता है जहाँ पर पहले से बाकी फैमिलीज के लोग बैठे थे और उनमें से एक फैमिली का बंदा जिसका नाम रॉबिन था, वो इवान से वो ट्रेजर मांगने लगता है, जिसपे इवान कहता है कि इसे तो हमने ढूंढा है। ये सुनकर रॉबिन गुस्सा हो जाता है और इवान को अपनी पावर की मदद से पीटने लगता है। तभी वहाँ जिन आ जाता है और रॉबिन को बड़ी आसानी से दूर फेंक देता है। ये देखकर वहाँ खड़े बाकी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये लड़का इतनी जल्दी स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंच गया है। तो जिन कहता है कि अब से मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ, तो तुम्हें इनसे लड़ने के लिए पहले मेरा सामना करना होगा। उसी वक्त वहाँ रॉबिन फिर से खड़ा होकर आ जाता है और कहता है कि मैं भी स्पिरिचुअल लेवल पर हूँ, जिसके बाद वो अपनी पूरी पावर इकट्ठा करके जिन को मारने आगे आता है। पर जिन उसे बड़ी आसानी से नीचे गिराकर कहता है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। ये देखकर इवान उनसे कहता है कि क्या तुम सबको अभी भी वो ट्रेजर चाहिए, जिसपे वो सब कुछ नहीं कहते। इसके बाद वो उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करने का डिसाइड करता है, जहां इवान जिन से कहता है कि हम इसे ओपन नहीं कर पा रहे, तो क्या तुम इसे ओपन कर सकते हो। ये सुनकर जिन बॉक्स को बीच में से काटने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ये देखकर उनमें से एक फैमिली का बंदा जिन को कहता है कि इससे बॉक्स के अंदर की चीज को नुकसान हो सकता है। तो जिन उस बॉक्स को बड़े ध्यान से देखने लगता है, जिसके अंदर उसे बहुत सारे होल्स दिखते हैं, जिसे देखकर जेनी उसे ओपन करने का तरीका समझ जाती है और जिन को इस बारे में बताती है। तो जिन भी ऐसा करके उस बॉक्स को खोल देता है, जिसके अंदर से एक मिड लेवल मार्शल एबिलिटी का स्क्रोल निकलता है। ये देखकर वो सभी उसे मांगने लगते हैं। तो जिन कहता है कि मैं इसके 4 टुकड़े कर देता हूँ और तुम सब इसे एक एक रख लो, लेकिन वो जिन को रोक देते हैं और आपस में स्क्रोल के लिए बहस करने लगते हैं, जिसे देखकर जिन कहता है कि जब तक तुम सबके आपस का झगड़ा सुलझ ना जाए तब तक मैं इसे अपने पास रखता हूँ, जिसके लिए इवान आसानी से मान जाता है और बाकी सबको भी जिन की स्ट्रेंथ की वजह से मानना पड़ता है। आगे हम रॉबिन को स्क्रोल की वजह से गुस्सा करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं आया था। तभी उसके पास एक दूसरी फैमिली का बंदा आता है और उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, फिलहाल चाहे वो स्क्रोल जिन के पास हो, पर जल्द ही हम दोनों मिलकर उस स्क्रोल को चुरा लेंगे, जिससे हमें उसे शेयर भी नहीं करना पड़ेगा। इधर हम जिन को एक टेक्निक को सीखते हुए देखते हैं, जिसे वो सीख नहीं पा रहा था।
तो ये देखकर जेनी उससे कहती है कि ये टेक्निक इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना तुम इसमें टाइम लगा रहे हो। मेरे लिए तो ये बच्चों का खेल है। ये सुनकर जेन को गुस्सा आ जाता है और वो अच्छे से फोकस करके उस टेक्निक को करना सीख जाता है। तो जेनी कहती है कि तुम तो इसमें मास्टर भी बन गए हो। रात को हम कुछ मास्क वाले लोगों को वहां देखते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।